रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 सिंध बोर्ड का जो है वो मैथ की चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। उससे में सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 5.1 में यही करना है कि रेशो आपने बतानी है, ठीक है। तो रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर इन वो वीडियोस दोबारा से हमें मिलने में या वो चैनल ढूंढने में बहुत इशू होता है अगर हमने सब्सक्राइब ना किया हो। तो वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है और ये हर एक तक पहुँचनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और उससे पहले हम देखेंगे रेशो की डेफिनेशन। रेशो होती क्या है एक्चुअली, और इसको हम किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो द कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और इक्वेशंस इज कॉल्ड रेशो एंड इज रिटन एज ए रेशो बी। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स यानी कि कोई भी दो नंबर्स हैं। अब कोई भी दो चीज़ें दी हुई होंगी, कोई बुक्स दी हुई हैं, किसी पेन की क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्वांटिटीज़ के बीच में रेशो फाइंड करनी है, तो वो दोनों साइड पर जो रेशो होगी ना, वो दोनों नंबर्स होंगे ना, वो एक ही सेम चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। यानी कि अगर बुक्स के बारे में बात हो रही है तो दोनों साइड पर बुक्स की ही बात हो रही होगी। अगर किसी के प्रॉफिट की बात हो रही है तो दोनों साइड पर प्रॉफिट की ही बात हो रही होगी। और इसी तरह अगर आप कोई रेसिंग की बात हो रही है, कोई स्पीड की बात हो रही है, कोई मीटर की बात हो रही है, दोनों साइड पर एक ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, यानी कि दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन या मुकाबला, या आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इक्वेशंस ऑफ कॉल्ड रेशो, और इसको लिखते कैसे हैं? ए रेशो बी। ये एग्जांपल है ए रेशो बी, यानी कि ए और बी दो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी हो सकती है किसी चीज़ की, या वैल्यू, या कुछ प्राइस, या कुछ भी हो सकती है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। तो बस इस फॉर्म में हमने रेशो को लिखना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें है फाइंड द रेशो बिटवीन। आपने नंबर्स दिए हुए साथ साथ। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या करना है? फाइंड द रेशो बिटवीन 35 बुक्स एंड 42 बुक्स। अब आपने देखा कि यहाँ पर बुक्स और यहाँ पर भी बुक्स की बात आ रही है, ठीक है। तो आपने रेशो फाइंड करनी है दो बुक्स की क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। 35 बुक्स एंड 42 बुक्स है, तो मतलब क्या इनकी रेशो बनेगी, इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन की तरफ। 35 बुक्स एंड 42 बुक्स, ठीक है। सोल्यूशन के बाद इस चीज़ को दोबारा लिख दिया करें, रिक्वायर्ड रेशो। अब अगर हम इसको सोल्यूशन के बाद करना शुरू करें तो हमारे पास क्या होगा? रिक्वायर्ड रेशो। ये आप लिखें या ना लिखें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पहले मैं बोल चुकी हूँ कि एग्जामिनर पे अच्छा जो है इंप्रेशन आपका पड़ता है अगर आप ये स्टेटमेंट छोटी छोटी साथ में लिख दिया करें। रिक्वायर्ड रेशो नहीं लिखेंगे तो सम टाइम कुछ क्वेश्चंस में होता है कि मार्क्स नहीं कटते, लेकिन जो होते हैं ना आपके स्टोरी सम्स या वर्ड प्रॉब्लम, उनमें तो आपने मस्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है, वरना तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो आपने अब क्या करना है? 35 बुक्स किसके बीच में रिक्वायर्ड रेशो है आपकी? 35। आप बुक्स चाहें तो साथ लिख लें, नहीं चाहे तो ना लिख लें। और 42 बुक्स, ठीक है। तो ये दोनों ज़रूरी नहीं है साथ लिखना, सिर्फ आप नंबर्स लिख लिया करें। अब हम रेशो किस तरह से फाइंड की जाती है? रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है कि इन नंबर्स को अगर हम देखें कि दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, ये देखें, इसको इस तरह भी लिखा जाता है। और मैं इसको दूसरी फॉर्म बता दूं कि ये अगर हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो ये भी आपकी रेशो ही कहलाएगी, ठीक है। रेशो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों। ये एक्चुअली होती डिवीजन ही है। एक्चुअली ये डिवीजन या फ्रैक्शन फॉर्म आप कह सकते हैं, तो ये डिवीजन ही होती है और इसमें डिवीजन ही करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए 35 डिवाइड बाई 42, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको यूं ही लेके चलेंगे जब तक ये हमारा सीधा सीधा चल रहा है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 42 डिवाइडेड बाई 35। और अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो आपके पास जो आंसर आएगा, आपको पता है जब ऊपर नीचे हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम एक ही टेबल से कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी दूसरा टेबल यूज नहीं कर सकते कि नीचे वाले को किसी और टेबल से इसको और टेबल से करके देखें, नहीं, हमें एक ही टेबल यूज करना होगा। तो आप देखें 35 और 42 कौन से दोनों जो नंबर एक किस टेबल में आते हैं, तो ये आपके आई हो पाएंगे कि 7 के टेबल में। 7 के टेबल में देखें 35 भी आता है, 7 5 से 35 और 7 6 जा 42। 7 के टेबल में आएगा तो 7 5 जा
35 और 7 6 42। ठीक है, तो अब देखिए 6 किसके पास आया, 42 के पास, और 35 किसके पास आया, 35 के पास। तो हमने किस टेबल से डिवाइड किया, 7 से। तो ये रफ वर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब आप इसको लिखें कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लिख लिया करें बाय डिवाइडिंग। ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लिया करें डिवाइडिंग विथ 7। तो हम 7 लिख देंगे कि ताकि हमें पता चल जाए या चेक करने वाले को पता चल जाए कि आपने किससे डिवाइड किया है, बाय 7। तो मैं अब बाकी के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूंगी ताकि आपको डेफिनेशन, देखिए ये डेफिनेशन आपको ये नहीं है कि सिर्फ समझ के और आपको बस क्वेश्चन कर लेने हैं। ये इस तरह की डेफिनेशन जो है वो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर चूज द करेक्ट आंसर्स के अंदर पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेशो, तो ये नीचे डेफिनेशन लिखी हो, या हो सकता है डेफिनेशन लिखी हो और उसको आपने इससे कंपेयर करना हो, कुछ भी। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आगे से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बाय डिवाइडिंग विथ 7 35, किसको डिवाइड करना है, 35 रेशो 42, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 42। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, 35 को 42 से आपने डिवाइड किया तो मेरे पास 7 5 35 और 7 6 42। ठीक है, 7 5 35, 7 6 42। मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया है अभी कि किस तरह से आपने डिवाइड करना है। या आप कैलकुलेटर से सीधा सीधा कर लें, 7 के टेबल से कर लें, नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से भी आपके पास ये चीज़ निकल आएगी। तो अब आपका क्या आंसर आ जाएगा, आप देखें अगर आपके पास ये मजीद अगर किसी और टेबल से डिवाइड हो सक रही हो तो आपने करना है, अगर मजीद ये डिवाइड हो रही हो। अगर नहीं डिवाइड हो रही हो तो फिर आपने इसको यहीं पे कम छोड़ देना है। आप देखें इसकी रेशो आई 5 और इसकी रेशो आई 6। ठीक है, तो अगर ये किसी और टेबल से मजीद ये छोटा हो रहा हो, सिंप्लीफाई हो रहा हो तो आपने करना है, अदरवाइज यही आपका आंसर आएगा। तो मैं लिख दूंगी द रिक्वायर्ड रेशो इज, या ना भी लिखूं तो मैं आंसर लिख दूंगी सीधा आंसर। ठीक है, 5:6। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ में आ गया होगा, रेशो किस तरह से निकाली जाती है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपने थोड़ा से ये जो है वो लेंदी होते जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन है इजी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है अगर आपको ये समझ में आ गया एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपने फाइंड करना है 11। अब रुपीज की बात आ रही है यहाँ पे, रुपीज 11.5। अब देखिए ये पॉइंट वाला आ गया, आप इसको गौर से देखिएगा कि पॉइंट वाले को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 11.50 या 50 इसको पढ़ते हैं, एंड 6.75। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमारे दोनों साइड पे क्वेश्चन ज्यादा आ जाए एक टाइम पर। अब देखिए 11.50, अब यहाँ पर 11.50 को सबसे पहले तो हमने कन्वर्ट करना होगा सिंप्लीफाई फॉर्म में, ताकि हम इसको काट सकें, क्योंकि डिवाइड करना होता है तो डिवाइड उसमें ज्यादा इजी रहता है। तो देखिए रिक्वायर्ड रेशो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड रेशो क्या है हमारे पास 11, और उसके बाद क्या है रुपीज, अगर आप लिखना चाहें, नहीं तो अगर देखिए 11 रुपीज में अगर ये कन्वर्ट करूं, चले मैं पहले लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये रुपीज। और देखिए 0.5, ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो स्मॉल वैल्यू होती है। अब पॉइंट से पहले क्योंकि रुपीज की बात हो रही है ना, तो 11 जो है ना पॉइंट से पहले ये आपके होंगे रुपीज, सही है, ये आपके रुपीज होंगे। और पॉइंट के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो पॉइंट के बाद होता है ये होगा पैसा। ठीक है, 50 पैसा, इसको हम लिख लेंगे 50 पैसा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है ना वो रुपीज से छोटा चीज होती है, तो आपको पता है रुपीज से छोटा जो होता है वो पैसा होता है। पॉइंट से पहले जो होती है वो बड़ी चीज होती है, और पॉइंट से बाद उससे छोटी चीज होती है। तो ये आप अगर आपके पास बड़े भी किसी और फॉर्म में भी आ जाए, मीटर्स किलोमीटर्स, तो आप ये चीज याद रखेंगे, पॉइंट से पहले जो होता है वो बिग चीज उसमें वैल्यू या बिग क्वांटिटी होती है, और पॉइंट के बाद जो होती है स्मॉल क्वांटिटी होती है। अभी 11 रुपीज और हमने इसको 50 पैसा लिख लिया, और यहाँ पर भी यही होगा, इसको रेशो से डिनोट कर दें। अब यहाँ पर पहले क्या आ रहा है 6 रुपीज एंड 5, और यहाँ पे 75 क्या आ रहा है 75 पैसा, मैंने लिख लिया। अब इसको हम कन्वर्ट और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस तरह से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो जिस तरह से डिवाइड हम कर सकें उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। अब अगर हम डिवीजन या फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखें तो देखिए 11 मेरे पास है और 50 पैसा। 50 पैसे का क्या मतलब होता है कि 1 रुपए में से
आधा हिस्सा, ठीक है, 1/2। तो 1/50 का मतलब होता है आधा रुपए या हाफ रुपीज। तो हाफ को हम इस तरह भी तो लिखते होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। 1/2 आपके पास की इक्वल होता है हाफ के। 1/2 आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। 11 ये पूरा होल हो गया और 1/2 जो हो गया वो हाफ यानी कि 50 पैसा हो गया। फिर इसकी दूसरी रेशो क्या बनेगी, 6। अब इसी तरह 6 रुपीज, ये पूरा हो गया, पूरे 6 रुपीज हो गए और 75 पैसा। अब 75 पैसा को क्या हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 75 पैसा का क्या मतलब है, आपको पता है 1 रुपीज के अंदर 1 रुपए के 4 हिस्से होते हैं, किसी भी एक सर्कल या एक चीज के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो अगर एक हम पुराने ज़मानों में अपने पेरेंट्स से आप पूछें, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें, तो वहाँ पर आपको वो बताएंगे कि 1 रुपए में जो है 100 पैसा होते हैं और 100 पैसे के 25 पैसे के कॉइन्स होते थे पहले, और इससे भी छोटे इवन के कॉइन्स होते थे। तो अगर 1 रुपीज़ के अंदर जो है 1 रुपी के अंदर, मैं आपको ये यहाँ पर देखिए 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ये आपको पता होना चाहिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। और 100 पैसे को अगर मैं ये 25 और ये इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख कर देखूं, इसके 4 हिस्से करूं, 4 इक्वल पार्ट्स करूं, तो मेरे पास 25 और 25 के बराबर होते हैं 100 पैसा के। अब मैंने इसमें से कितने लेने हैं, 75। तो देखिए 25 प्लस 25 कितने हो गए, इन तीनों को मैंने कर दिया, 3 हिस्से इसके ले लिए, तो ये बन गया 75। 1 रुपए में से कितने हिस्से ले लिए मैंने, 3 हिस्से। टोटल 1 रुपए के कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। 4 मैंने नीचे लिख लिया, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए 1 रुपए के। और अब इसमें से मैंने कितने ले लिए, 75 पैसा लेना है, तो 75 कितने हिस्से में बन रहा है, 3 हिस्से में बन रहा है, ठीक है। और ये भी याद रखें कि 75 जो है वो 3 हिस्से होते हैं। और वैसे भी आप याद रखा करें कि किसी चीज के अगर पूरी चीज के 3 हिस्से आपने लेने हो तो वो इक्वल होता है 3/4 के। अगर कोई भी एक चीज है और आपको कहा जाए कि उसके 3 हिस्से आप लें, ठीक है, 3 पार्ट्स में उसके 3 पार्ट जो है वो आप ले लें या 3 पार्ट्स में सॉल्व करें, तो वो आप हमेशा लिखेंगे 3/4। बस ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे होते हैं। हाफ जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है और उसके 3 पार्ट्स जो होते हैं वो 3/4 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको देखिए किस तरह से मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ये वाला मेथड आपको पता होगा कि ये हम बचपन से कराते आ रहे हैं, बच्चों को क्लास 2-3 से कराना शुरू कर देते हैं कि 211, ये जब इस फॉर्म में ये मिक्स नंबर होता है, इस फॉर्म में जब आता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 11 2 से क्या होता है 22, 11 2 से क्या होता है 22, और 22 में ये वाली वैल्यू हमने ऐड कर देनी होती है। 22 आया और 22 + 1 कितने हो गए, 23, ठीक है। अब यहाँ ऊपर 23 आ जाता है और नीचे क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करना है। 6 4 कितने हो गए, 6 4 हो जाते हैं 24, और 24 में 3 ऐड करें तो वो क्या हो जाता है आपका 27। तो 27/4। अब हमारे पास हमने अब कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तब तक हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर को सेम करना होता है तो हमने उसका एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालें, रफ फर्क है ये, एलसीएम निकाले क्या आता है 4, 2 और 4 का निकाले, 2 2 2 1 2, 2 2 4, फिर अगेन यहाँ पे 1 बचा और 2 1 2, तो नीचे 1 आ जाए तो खत्म हो जाता है। अब देखें ये जो 2 नंबर होते हैं ना, यहाँ पर जो साइड पे जितने भी नंबर आते हैं उनको हमने यहाँ लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 2 2 से क्या आ गया 4। तो अब आप याद रख लें कि आपका एलसीएम क्या आ गया 4, एलसीएम क्या आ गया 4। तो अब 4 जब एलसीएम आ गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर 4 है, नीचे में इसका एलसीएम, ये भी क्योंकि सेम चाहिए होता है ना, तो दोनों का सेम जब एलसीएम निकल आता है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, सही है। और जब वैल्यू सेम हो जाती है तो हम ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं 27। अब 4 को हमने क्या कराना होता है मल्टीप्लाई। एलसीएम जो आता है ना उसको दोनों साइड पर हम क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब एलसीएम आता है तो उसको दोनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 1 4 कट गया, सॉरी यहाँ पर तो फिलहाल हमने यही 2 लिखना है, जो एलसीएम निकला ना वो नहीं लिखेंगे, यही 2 लिखेंगे।
तो आगे जब हमें नीड पड़ेगी आंसर में तब हम इसको मेंशन करते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं करते। यहाँ पर आपने यही वैल्यू लिखनी है जो ऊपर से आ रही है और एलसीएम को हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा क्या हो गया 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब इनको करा दें आपस में मल्टीप्लाई, 23 और 2, 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 23 को 2 से करेंगे तो आप साथ साथ कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। ये आ गया 46 और 27 और 1 ही है यहाँ पर, तो ये आ गया 27। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका आंसर, अब यहाँ पर मजीद ये दोनों किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए ये इवन है और ये ऑड है, तो यही आपका आंसर होगा। रिक्वायर्ड रेशो हमारी यही होगी, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यही 3.5 मीटर एंड इसकी रेशो क्या है, एंड लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ। आप समझ लें ये सोल्यूशन के बाद का है। 3.5 मीटर और ये आ गई आपकी इस तरफ से 5 मीटर्स। अब यहाँ पर इसकी हमने रिक्वायर्ड रेशो लिखनी है, तो रिक्वायर्ड रेशो आप समझ लें मैंने ये लिख दी है। मीटर्स लिखें या ना लिखें ज़रूरी नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद की वैल्यू आ रही है। अब आ किस में रहा है, मीटर्स में आ रहा है। दोनों तरफ से हमने मीटर्स का जो है वो रेशो फाइंड करनी है। अब इसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3.5 मीटर। अब 3.5 को अगर हम सिंपली मैं करूँ तो आपके पास 3 देखिए 3.5 का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया 1/2 होता है। 0.5 का मतलब होता है 1/2 यानी कि हाफ। 0.5 पॉइंट में लिखेंगे तो 5 आएगा, हाफ को अगर आप पॉइंट में लिखेंगे तो वो 5 आएगा, अगर हाफ को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 आएगा। और दूसरी साइड पर तो सिंपल आपका 5 ही है और मीटर भी है, तो बस ये सिंपल ही रहेगा। अब देखिए अगर आपके पास यहाँ पर अपॉन में 2 आ रहा है तो आप इसके पास अपॉन में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमारे पास ये एक चीज जब अपॉन में होती है तो दूसरी वाली साइड को भी हमने अपॉन में करना होता है। भले इसके नीचे 1 नजर नहीं आ रहा लेकिन 1 इसके नीचे होता है, और आप इसको शो कर दे तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने दोनों का एलसीएम निकालना होगा। जब तक एलसीएम सेम नहीं होगा आगे आपकी वैल्यूज नहीं जाएंगी। उस एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी, ये जो मैंने किया ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2। अब यहाँ पर क्या है 5/1। अब देखेंगे इनको, आप इसको सॉल्व करें, एलसीएम निकालें तो 2 और 1 का एलसीएम आपके पास 2 1 जा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 ही आएगा, तो 2 को दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 2 कट जाएगा और यहाँ पर तो 2 नहीं कट सकता, तो 7 1 जा 7 और यहाँ पर 5 2 जा क्या आ जाएगा 10। अब ये देखिए 7 और 10 भी आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, कट नहीं सकते किसी भी एक टेबल से, तो यही आपका आंसर होगा। जब तक वो मजीद कट सके आपने काटना है, और जब कटना रुक जाए तो वहीं पे आपने इसको छोड़ देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 4 किलोमीटर 70 मीटर्स एंड 28 किलोमीटर्स 49 डेसीमीटर। अच्छा, डेसीमीटर क्या होता है, सबसे पहले आप डेसीमीटर मैं आपको यहाँ पर जब लिख के दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 किलोमीटर्स को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, किलोमीटर के एम एंड 70 मीटर्स। ठीक है, 70 मीटर को एम से मैं शो कर रही हूँ, आप चाहे तो पूरा लिख लें। यहाँ पर दूसरी साइड पर है 28 किलोमीटर्स और 49 डेसीमीटर। ठीक है, तो डेसीमीटर को आप चाहे डीएम से डिनोट कर दें या डेसीमीटर पूरा मैं अभी लिख के दे देती हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि डेसीमीटर होता क्या है। एक्चुअली में डेसीमीटर जो है वो मीटर की फॉर्म होती है, लेकिन इसकी छोटी फॉर्म होती है। और ये आप याद रखें कि 100 डेसीमीटर या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है जी आपका 100 डेसीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर। और एक और चीज जो आपको यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि यहाँ किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 डेसीमीटर और 1000 मीटर, ये दोनों चीजें आपने पक्की याद रख लेनी है, क्योंकि ये आपका चूज द करेक्ट आंसर में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें तो आप पक्की रट लें। सही है, अब चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर क्या है 4 किलोमीटर टू 70 मीटर। अब हमने इसको सिंपली कन्वर्ट करना है। अब देखिए 4 किलोमीटर, जो चीज
होल में होती है ना, उसको होल में लिख लिया करें। अब जब किलोमीटर को मीटर में करेंगे, देखिए 70 है मेरे पास, यहाँ पर मीटर है तो किलोमीटर, देखिए 70 मीटर इज इक्वल टू 70 मीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर, आपको पता है मीटर में 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो 70 अपॉन आ जाएगा 70 10 ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। 70 अपॉन आ जाएगा 1000, क्योंकि मैं अपॉन की फॉर्म में लिख रही हूँ इसको। अब यहाँ पर दूसरी चीज आप देखिए 28 किलोमीटर, 28 इसी तरह एज साइड पर आ जाएगा 49 डेसीमीटर। तो 49 अपॉन क्या आ जाएगा, 49 डेसीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर। तो 49 अपॉन आ जाएगा 100, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, मजीद सिंप्लीफाई का वही मेथड है कि 1000 को 4 से करेंगे तो 4000, और 4000 में जब 70 प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4070 अपॉन 1000। और यहाँ पर आप 100 को 28 से करें तो 2800, और 2800 में प्लस 49 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2849 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर आपके एलसीएम सेम नहीं है, अगेन वही चीज, एलसीएम सेम नहीं है। ये मेथड आपका ज्यादा नहीं करवाया जाता बुक्स के अंदर, डिटेल में नहीं है, लेकिन ये चीज एक मैं आपको आप स्टेप एक्स्ट्रा करवा देती हूँ ताकि आपको ये हर चीज में याद रहे कि आप ये स्टेप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेते वक्त आपका क्या एलसीएम आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप काटना चाहें, क्योंकि ये डिवाइड तो हो रहे हैं, काटना चाहें तो 0 0 से कट गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 407 और नीचे यहाँ पे 100 बचा, और यहाँ पे भी 2849 और नीचे आपका 100 बचा। तो ये तो सिंपली आपका जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो गए हैं, सही है। अब आप इसको मजीद आप काट सकते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 407 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास ये आ जाएगा 407 डिवाइडेड बाय 100 करके देख सकते हैं। बल्कि अब आप इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये कॉमन, ये जब कॉमन हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, जब सेम हो जाते हैं एलसीएम है, अगर आपका ये एलसीएम भी लेती तो आपका ये यही मेथड आता। जब सेम हो जाते हैं तो सेम वालों को हम क्या करते हैं, एलसीएम जो सेम आ जाता है उसको दोनों तरफ हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई। ये ना भी कराएंगे तो आपको पता है कि जब सेम एलसीएम हो जाए तो ये आपका एलसीएम खत्म हो जाता है नीचे से। एलसीएम अगर सेम आया तो आपने क्या करना है, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये 100 इस 100 से क्रॉस हो जाएगा, ये 100 इस 100 से क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर क्या बचा 407, और यहाँ पर क्या बचा 2849, ठीक है। अब इन दोनों को आपने देखना है किसी एक सेम टेबल से क्या ये कट सकते हैं, तो जी हाँ ये कट सकते हैं बाय डिवाइडिंग, या आप इससे लिख सकते हैं इसके टेबल से काट लें, बड़ा टेबल है डायरेक्ट कट जाएगा, बाय डिवाइडिंग विद 407, या आप इसको यूं, मेरा फर्क मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको यूं भी काट सकते हैं, 2849 को डिवाइड करें 407 से तो तब भी आपका आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब डिवाइड जब मैंने इसको 7 से किया तो मेरे 407 से किया तो 407 1 जा 407, और 407 7 जा आपके पास आ जाएगा 2849। तो आप देख सकते हैं कि 1:7। अब इसके अलावा हमारे पास कोई भी और वो नहीं है कि हम मजीद इसको डिवाइड कर सके, तो यही इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर मजीद ये आप क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको ये क्लियर नहीं हो रहा हो आपको, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वरना तो मैं आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के पास लेके चल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मेरी कोशिश है मैं आपको पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2 किलोग्राम्स 7 हेक्टोग्राम्स, और प्रोपोज इसकी रेशियो क्या है, 3 किलोग्राम 6 हेक्टोग्राम। अब 6 हेक्टोग्राम कितने होते हैं जी, ये आप पहले नोट डाउन कर लें कि 10 ग्राम्स आपका इक्वल होता है जी 10 हेक्टोग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम के। किलोग्राम में शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये आप याद रख लें कि 1 kg के अंदर 10 हेक्टोग्राम या 10 हेक्टो या Hg होते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लें, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 किलोग्राम और 7 हेक्टोग्राम। 7 हेक्टोग्राम में कितने 1 kg में कितने ग्राम है, हेक्टोग्राम है 70 ग्राम। तो 2 आप इसको किस तरह लिखेंगे, 7/10, ठीक है। दूसरी रेशियो दूसरी साइड पे क्या आ रही है, 3 किलोग्राम, 3 ऐसे आ जाएगा, और 6 अपॉन क्या आ जाएगा जी
10, क्योंकि दोनों तरफ हेक्टोग्राम ही है, सेम ही है तो सेम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो आप पहले तो सिंप्लीफाई इसको कर लें। 10 2 ज़ा आपका क्या आ रहा है, 10 2 ज़ा 20 और 20 और में +7 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27। ये सिंप्लीफाई हो रहा है आपका 330 और 36 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर सेम है तो हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होना तो सीधा सीधा आपने डिनोमिनेटर के साथ इनको मल्टीप्लाई करा देना होता है। ये लें जी, मल्टीप्लाई हो गया, ये भी डिनोमिनेटर के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये सेम है तो ये कट जाएंगे तो आपके पास पीछे क्या बचेगा 27 और 36। ठीक है, तो अब आप देखें 27 और 36 क्या मज़ीद किसी एक टेबल से कट सकते हैं? तो आप देखेंगे कि 27 और 36 आपके 3 के टेबल में 27 आता है लेकिन 36 बहुत आगे चला जाता है। तो हम कुछ 9 से, यस, बाय डिवाइडिंग विद 9, तो अगर हम 9 से करेंगे तो ये बहुत इजीली कट जाएंगे। आप देखें 9 3 ज़ा होता है हमारा 27 और 9 4 ज़ा होता है हमारा 36। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो ये बहुत इजीली कट गए। आप देखें यहाँ पर 3 और 4 मजीद किसी टेबल से नहीं कर सकते तो यही आपका आ जाएगा आंसर। कितना ईजी था, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होती है। अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 2 इंटू 1/2 और 3 इंटू 3/4। ये बहुत इजी इन्होंने बना के दे दिए क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4 कर ले, 2 2 ज़ा 4 +1 कितने हो गए 5, सिंप्लीफाई कर लिया। और ये 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 कितने हो गए 15, 15/4 कर लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका आपको याद हो जाना चाहिए कि 2 और 4 का एलसीएम जो होता है हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, तो 2 ज़ा 4 आ जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये एलसीएम लेने का। तो 2 × 2 आ गया आपका 4, सही है। अब एलसीएम आपका 4 आ गया तो 4 से हमने क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देना है 4, और यहाँ पर भी रेशियो का साइन आएगा और 15/4 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये कट गया। अब आप देखिए 5 2 ज़ा आपका 10 और 15 1 ज़ा आपका आ गया 15। अब देखिए क्या ये कट सकता है किसी और टेबल से 10 और 15? जी हाँ कट सकता है। किससे कट सकता है, 5 से। तो हम लिख लेंगे बाय डिवाइडिंग विद 5। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो यही आपका आंसर है क्योंकि ये मजीद तो कट नहीं सकते। ठीक है, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा। और से पहले क्वेश्चन देखिए, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना उनको और से पहले क्वेश्चंस को रीड कर लिया करें। क्या है जी, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है हमीद स्पेंड ₹13.50 आउट ऑफ एन इनकम। सही से इसको 1 से 2 दफा रीड कर लिया करें। इनकम ऑफ ₹20 एंड इकबाल स्पेंड। देखिए दो बंदों की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। ₹18 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹32। इसकी इनकम इतनी है और इसने इतने स्पेंड किए, इसकी इनकम इतनी है, इसने इतने स्पेंड किए। अब हु स्पेंड मोर विद रिगार्ड टू हिज इनकम। अब यानी कि इन्होंने दोनों में से किसने सबसे ज्यादा अपनी इनकम के हिसाब से स्पेंड किए। सही है, इनकी इनकम को भी देखना है और उन्होंने ये भी देखना है कि किसने ज्यादा स्पेंड किए। तो अब इसकी रेशियो निकलेगी, तो हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन डायरेक्ट मैं लिखूंगी, तो सोल्यूशन में मैंने क्या लिख लेना है, ₹13 रेशियो बिटवीन हमीद स्पेंड एंड इनकम। सबसे पहले मैं हमीद की है तो हमीद की लिख लूंगी रेशियो बिटवीन, अब किसकी, इसकी, अब इन्हीं की इनकम और इन्हीं की जो खर्च है उसी की हमने बात करनी है, बिटवीन हमीद। अब हमीद की किस चीज के बिटवीन में, बिटवीन स्पेंड एंड इनकम। इनकम एंड का साइन लगाया मैंने। अब इनकम, इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है, इसकी स्पेंड और इनकम, यानी कि जो इसने खर्च किया और जो इसकी इनकम थी उसके बीच में हमने रेशो। अब क्या आई थी इसकी स्पेंड, कितना इसने किया है, ₹13, कितना किया, ₹13 और 50 पैसा। सही है, ये पूरा लिखा हुआ है तो हम पूरा ही लिख लेते हैं, रुपीज या 13.50 पैसा। और उसके बाद इसकी इनकम कितनी थी, रेशो लगाना है, और उसके बाद इनकम कितनी थी, ₹20। ठीक है, अब हम
देखेंगे। अब इसको पॉइंट में देखिए कन्वर्ट करेंगे, या आपको पता है मैंने 50 पैसा बताया हुआ है किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या शो करते हैं, इसके नीचे 1 शो करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं 2 3 13 2 से क्या होता है 26, 26 प्लस 1 होता है जी 27/2, और यहाँ पर 20 को नीचे अगर 1 लिख ले ताकि ये सेम बन जाए। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 2 1 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब 1 होता है दूसरी साइड पर तो वो सिंपली इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 एलसीएम आएगा तो 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें। 2 1 2 हो गया, ये तो कट नहीं सकता, 27 का 27 आ गया, और 22 आ गया आपका जी 40। तो अब देखें ये आ गई आपकी 20। अब ये मजीद नहीं काट सकते क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, ठीक है। तो अब ये आप किसकी आ गई, हमीद की आ गई, यानी कि हमीद ने 40 रुपीज में से जो है वो 27 रुपीज जो है वो खर्च कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे किसकी पॉइंट, ये समझ लो आपका ये ए पार्ट हो जाएगा इसका, तो ये आपका हो जाएगा बी पार्ट। अब ये आ जाएगी किसकी रेशो, आ जाएगी बिटवीन इकबाल स्पेंड एंड इनकम। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इसको। तो अब हम देखेंगे इकबाल ने कितने स्पेंड किए अपनी कितनी में से 18 रुपीज और 13, इसके टोटल थे 18 रुपीज थे। और शॉर्ट में भी इस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंट वेज में बताती रहती हूँ कि आप समझ जाए कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा डिटेल के साथ ही लिखें। हाँ, चेकर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि जितना आप डिटेल से और खूबसूरत उसको पेपर को प्रेजेंट करके लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब इसको आपने इस तरह से लिख लिया 18 रुपीज और 32। अब मजीद सबसे पहले हम ये होता है कि यहाँ पर जो रेशो होती है ना, इसको अगर हम मजीद कन्वर्ट सिंप्लीफाई कर सके तो हमने सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। अगर ना हो सके तो फिर आपको उसको ले जाएं। अब देखिए 18 और 32, क्या हम 18 और 32 किसी एक टेबल में आता है? जी हाँ, 18 और 32 हमारा किस टेबल में आता है? हमारा आपका 2 के टेबल में आ सकता है। 2 9 18 और 2 16 32, ठीक है। तो अब मजीद ये 9 और 16 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो अब हम इसकी रेशो फाइंड करेंगे 9 और 16 की, ठीक है। तो अब 9 और 16 की रेशो जब हम फाइंड करेंगे तो 9 और 16 तो हमारे पास सिंपल है, इसमें तो कुछ मजीद करने को है ही नहीं, क्योंकि ये मजीद तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, इसका ये फॉर्म है जो को इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी रेशो यही आ जाएगी। हम इसको देखें 27 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 27/40, और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं 9/16, ठीक है। तो आप इन दोनों को अब क्या करेंगे, नाउ वी कंपेयर, आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर में नजर आ जाए। यहाँ पर देखें, नाउ बाय कंपेयरिंग, नाउ बाय कंपेयरिंग, आप कंपेयर करनी है ना, बताना है कि किसने जो है क्या है मोर उसने अपनी इनकम से स्पेंड की है। तो अगर हम लिख लें 27/40, 27 इसकी है और यहाँ पे इसकी कंपेयर करेंगे कितनी है 9/16 है। तो आप देखेंगे कि किसने ज्यादा इनकम जो है वो। अब यहाँ पर एक चीज आपके पास होती है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता ना तो आपके पास इसको कंपेयर करना ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो चीज नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो और जो डिनोमिनेटर जो बिग डिनोमिनेटर होता है ना यहाँ पर, तो यही आपका बिग आएगा, इस तरफ साइन आएगा, सही है। अब इस तरफ साइन आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिनोमिनेटर हमने बड़ा लेना है। अब ये एक और इसका थोड़ा सा अल्टरनेट मेथड भी होता है, मैं आपको बता देती हूँ दूसरा मेथड कि इसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, डिनोमिनेटर को सेम कर लें, सही है। डिनोमिनेटर को आप सेम करें, सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 40 और 16 एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका बड़े नंबर से भी आप कर सकते हैं, एलसीएम को इतना इशू नहीं होता इसका। तो आप इसको बड़ा नंबर क्या होगा 8 5 40 और 8 2 16। तो आप मजीद इसको 5 1 5 और 2 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई तो किसी फॉर्म में होते हैं। अब देखिए 8 5 आपके 40 42 क्या हो गए 80। तो आपका एलसीएम क्या आया 80। तो 27/80 और यहाँ पर देखिए 9 आपका एलसीएम क्या आ गया 80 आ गया। तो आप देखिए कौन सी बड़ी है इसमें से, जो ऊपर है वही बड़ी है, ठीक है। तो 27/80, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 54। अब यहाँ पर अगर मजीद आप इसको सॉल्व कर देखिए, एलसीएम जब सेम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी एलसीएम से हम इसको कर देते हैं डिवाइड।
नहीं, मजीद इसको हम मजीद इस तरह से डिवाइड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 40 है और यहाँ पर इसके 2-3 मेथड होते हैं एलसीएम के, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो मेथड मैं पीछे से कराती आ रही हूँ बस वही करना है आपने। अब यहाँ पर 80 से करें जो सेम एलसीएम आ जाए, तो जब क्योंकि जो मेथड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ना वही आपको यहाँ कराऊंगी। अब देखिए 41 सा 40, 42 सा 80, 16 1 सा 60 और 65 सा 80 होते हैं। आप करें 27 2 सा क्या आएगा 54 आएगा और 9 5 सा आपके पास 45 आ जाएगा। तो अब आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि अब आपका आया यहाँ पर 54/80 आया था और यहाँ पर आपके पास आ गया 45/80। तो देखें नीचे सेम है तो ऊपर वाला कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो यही यानी कि इसने जो है जो सबसे पहले क्या था हमीद ने आपकी जो है हमीद की जो इनकम थी उसने वो ज्यादा इनकम यूज की है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्पेंड ऑफ हमीद with regard his income is greater। ठीक है, क्योंकि इसकी ग्रेटर है। वैसे तो हमने ये अपनी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी है, तो ये हम थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। देन दूसरा क्या था, इकबाल। बस ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में चाह रही हूँ जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपने फाइंड करना है, वसीम स्पेंड। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ सोल्यूशन को। 4 रुपीज, क्वेश्चन मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। वसीम स्पेंड रुपीज 4.50 आउट ऑफ रुपीज 6 एंड नईम स्पेंड रुपीज 8 आउट ऑफ रुपीज 12। हु स्पेंड लेस। अब यहाँ पर बताना है किसने कम स्पेंड किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे रेशियो ऑफ स्पेंड एंड इनकम ऑफ वसीम। सही है, पहले जो भी दिया हुआ है उसको कर लेते हैं। वसीम का क्या है, 4 रुपीज है 50 पैसा और इसके वही चीज बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, सिर्फ उसमें आपको ग्रेटर बतानी थी, इसमें आपको लेस बतानी है। तो मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी से करूंगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये आपके पास आ गया 6 और 6 अगर नहीं है तो आप ये देखें 4 2 8 और 1 9/2 और यहाँ पर 6/1 हो जाएगा। तो आपको पता है जब ये इस तरह होता है तो आपको 2 LCM आता है और यहाँ पे आपका कट जाएगा तो ये आपका आएगा 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 18। तो आप देखें मजीद ये कर सकते हैं 9 और 6 2 12 होता है, 18 नहीं होता। अब आप देखें मजीद ये किसी एक टेबल से काट सकते हैं किससे काट सकते हैं, बाई डिवाइडिंग 3 से काट सकते हैं, ये 4 से 3 से काट सकते हैं 3 से। तो 3 3 आपका आएगा 9 और 3 4 आएगा 12। अब ये मजीद नहीं कट सकता। तो ये तो आ गई हमारी वसीम की। अब हम करते हैं दूसरी, हमारा पार्ट क्या है, दूसरा हमारा है रेशियो ऑफ स्पेंड ऑफ इनकम, स्पेंड एंड इनकम। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा क्योंकि बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। नसीम, अब यहाँ पर क्या है इसकी, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 8 रुपीज है और 12 इसने स्पेंड 12 इनकम थी और 8 स्पेंड किए। तो अब डिवाइड आपका किससे हो रहा है, डिवाइड आपका ये हो रहा है 4 से हो रहा है। 4 2 8 4 3 12। तो ये आपका क्या आ गया 2 और 3 आ गया। या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2/3 और इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर किसका आएगा, ये आपका आएगा 3/4 और दूसरी तरफ क्या थी आपकी 2/3। ठीक है, या आप अगर इसका सेम तरीके से आप इसका एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ पर ये लेस किसकी है, इसकी लेस है। ठीक है, इसकी किसने कम यूज की है, इसने यूज की है 2/3 वाली लेस होगी ना। देखिए 2 ऊपर है कम है, ठीक है, और यहाँ पर ये बड़ा है तो 2/3 वाली कम होगी, यानी कि 3 में से उसने 2 इससे यूज की है तो ये कम यूज की है। तो आपकी यही जो है वो ये वाली ये ग्रेट ये कम होती है। नीचे जितना ज्यादा होगा ना वो उतना कम होता है, ये याद रखिएगा, नीचे जितना ज्यादा होता है वो चीज कम होती है। तो आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे, या तो आप इसको इस तरह से लिखकर आप इसका साइन इधर कर दें, ग्रेटर है ये और ये आपका लेस है, सही है। या तो आप इसको अल्टरनेट मेथड से करना चाहेंगे कि समझना चाहेंगे ये किस तरह से आंसर आया, तो मैं वो भी आपको जल्दी से समझा देती हूँ। यहाँ पर लिखकर देखें, अगर आपके पास है 4
अपॉन 3 और दूसरा आपके पास क्या आई थी 2/3। अब आप इसको 2 अपॉन यहाँ पर आई आपकी 3/4 और नीचे यहाँ पर आपकी आई 2/3। अब इसका एलसीएम ले, सेम करने के लिए एलसीएम ले, 4 और 3 का क्या आएगा, वही 12 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 और 3 और यहाँ पे आएगा 2 1 और 3 और ये आपके आ गया 3, तो ये 2 2 और 3, तो ये आपके पास आ गया 12। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अब 12 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड पर, तो ये आपका 4 3 ज़ा आएगा, 3 4 ज़ा आएगा, तो ये आपके 3 3 ज़ा 9 आ गया, ये 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो अब आप इसको जब लिखेंगे, आपने इसको लिखा 3/4 2/3, या आप इसको लिखें और 9/12, ये मैं कहीं यहाँ मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ, 3 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। हाँ जी 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, 4 2 ज़ा ये आ गया 8 और यहाँ आ गया, नहीं सॉरी ये यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ 9 2 ज़ा 12 और ये दूसरी तरफ आ जाएगा आपका 8/12। सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपका कौन सा बड़ा नंबर है, 9 जी, इधर 9 बड़ा है। तो आपकी लेस आपने बतानी है ना, अपनी लेस बतानी है तो आप लेस को ही शो करेंगे। तो उसी फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई में आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से लिखेंगे। जो लेस वाली है ना वो पहले लिख लेंगे, लेस, और ये लेस है आपकी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस आपकी कौन सी है, 8 वाली लेस है, तो ये लेस का साइन होता है इस तरफ और ये इधर आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आप इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर नसीम स्पेंड इज लेस। सही है कि नसीम ने जो है वो लेस इनकम अपनी स्पेंड की है। आप इसको इस फॉर्म में भी शो, लेस का आपको पता है साइन, जिस तरफ ये बंद मुंह वाला साइन होता है ना ये चीज लेस होती है, और जिस तरफ ओपन होता है ना वो चीज ग्रेटर होती है, यानी कि ये चीज बड़ी है और ये वाली छोटी है। इधर ये चीज बड़ी है और ये छोटी, माउथ ओपन जो होता है वो बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जल्दी जल्दी से मैं कंप्लीट करवा दूं। 9 और 10। अब 9 पे रहीम सिक्योर्ड 360 मार्क्स आउट ऑफ 800 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन को गौर से रीड कर लीजिएगा, मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ डायरेक्ट, टाइम जल्दी जल्दी से गुजर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी लिख लेंगे 340 मेरे पास है ना, 340 इसकी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 360 रेशो 800। सही है। अब इसको डिवाइड आप करके देख सकते हैं, ये बड़ा नंबर है, क्योंकि बड़ा है ना तो आप किसी बड़े नंबर से चेक कीजिएगा, छोटे नंबर से डायरेक्ट चेक ना कीजिएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने जब इसको चेक किया तो ये मेरे पास आया बाय डिवाइडिंग 40 विद 40, क्योंकि ये बिग नंबर है तो बिग ही नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो ये 40 से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये सिंप्लीफाई मेरा हो जाएगा। 49 आता है मेरे पास 360, तो 360 को जब मैं 40 से करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 9, और 800 को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 20, या हम इसको लिख सकते हैं 9/20, ठीक है। ये आ गई मेरे पास रहीम की, सही है, रहीम मार्क्स, सही है। सिंपल मैं शॉर्ट में लिख के आपको बता रही हूँ। रहीम मार्क्स आपके पास आ रहा है 9/20, आप ये भी लिख सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या है, रेशियो बिटवीन द स्क्वायर्ड एंड टोटल मार्क्स ऑफ रहीम हमारी आ गई, ये आपकी आ गई थी रहीम। अब आपकी आ गई 6 मंथली एग्जामिनेशन। अब हमने दूसरा करना है, इसकी जो पहली थी वो थी रहीम इन क्वार्टरली एग्जामिनेशन, अब आपकी है इसमें 6 मंथली। अब यानी क्वार्टर एग्जामिनेशन में इसकी ये आई और 6 मंथली एग्जामिनेशन में आपकी इस रहीम की ये आई 6 मंथली में। सिर्फ मैं आपको शो करने के लिए कि मैं ये चीज सोल्व कर रही हूँ जल्दी जल्दी में। 25 और 900। अब यहाँ पर देखें 425 और 900, ये भी बड़ा नंबर है, आप इसको बड़े नंबर से चेक कीजिएगा। देखिए 5 और 0, तो ये होता है ना कि लास्ट में 5 और 0 हो तो वो किसी 5 वाले नंबर से, 5 वाले टेबल से या किसी 5 वाले ही बड़े टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो ये मेरा आया बाय 25, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बड़ा नंबर है तो बड़े से ही सॉल्व होगा। तो 25 से जब मैंने डिवाइड किया तो ये मेरा आंसर आ गया जी। 425 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 17, और अगर मैं 900 को 425 से करूं तो ये मेरे पास आ जाता है 36, या मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ 17/36, ठीक है। अब इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई क्या करना है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है 36, इसको मैं जरा सिंपल फॉर्म में आपको लिख कर दिखाऊं कि ये किस तरह होगा। ये देखिए, नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब अगर आपके पास आ जाता है दोनों तरफ 9/20 और आपने कंपेयर करना है, और यहाँ पर आ गया 17/36, तो वही चीज है
कि आपकी ये सेम तो नहीं है ना, तो आपने क्या करना होगा, इसको आपने डिनोमिनेटर आपने सेम करने होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो एलसीएम अगर लेंगे 2 10 20 तो, और आपका 2 18 36 होता है, 2 5 10 और 2 9 18। अब ये 5 1 5 और अगर मैं 9 1 9 डायरेक्टली भी कर लूँ तो मेरा ठीक होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 4 5 20 और 20 को 9 से अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 9 2 60 9 2 होता है 18 180। तो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो इसको हम करना तो पड़ेगा। ठीक है, 2 2 4 4 5 20 29 आपके पास आ गया 180। तो 180 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो फिर देखते हैं हमारा क्या आता है। यहाँ पे 17 है और 36, ये मैं इरेज कर रही हूँ। 180 हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, अब इसको आप काट के देखें, ये 0 0 से कट गया, 2 9 आपका आ गया 18। ठीक है, अब 36 को 180 से काटें तो आपका क्या आ जाएगा, 36 तो 36 को 180 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 36 2 36 को अगर मैं 6 से करूँ, 6 6 36 और 6 3 आपका आ जाता है 18 19 20 21। ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है तो मैंने जल्दी से जब इसको कैलकुलेटर से करके देखा तो मेरे पास ये आ जाएगा 36। मैं आपको यहाँ पे इसलिए शो करती हूँ ना कि आप जो बच्चे नहीं समझ सकते, नहीं उनको आता करना, तो वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लाई का। अगर मैं 36 को देखें 3 से करके चेक करूँ, 3 से भी नहीं आएगा, ये बड़ा नंबर चाहिए होगा मुझे। 4 6 4 24, आ जाएगा 154। तो ये भी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको 5 से करके देखूं तो जी ये मेरा आ गया 5 पे। 36 को तो मैंने 5 से किया तो मेरा आ गया 180। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, 36 1 से 36 और 30। मैं छोटे नंबर से भी कर सकती थी, लेकिन ये फिर चलता रहता है, क्रॉस का चलता रहता है और ये बहुत आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट करते करते। अब यहाँ पर ये 36 को 5 से किया तो ये आपके पास आ गया 180। अब जो बच्चा है उनको आप मल्टीप्लाई कर ले, 9 9 से क्या आपके पास आ गया, 9 9 से आपके पास आ गया 81 और आपके पास ये क्या आ गया, 17 को 5 से करके देख लेते हैं। 5 7 35 8 85। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 85। तो आई होप कि इसमें कोई भी आपके पास इस तरह से इश्यू नहीं रहा होगा, या आप इसको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे तो तब भी आपका आंसर ये जो आया ना, इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 9/20 और एलसीएम आपका 17/36। तो यही आपका आंसर आएगा। 9/20 है और दूसरा 17 ये लेस, आपको पता है ना ये चीज़ लेस है। आप ये ना करें आगे, सिर्फ मैं आपको अल्टरनेट मेथड समझा रही हूँ कि आपको किस तरह से एलसीएम निकालना है और किस तरह से आगे आपको इसको डिनोमिनेटर को सेम करना। नहीं भी करना तो आप यहीं तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। सही है, सिर्फ हम नीचे स्टेटमेंट लिख दिया करें कि रहीम डिड प्रोग्रेस। सही है, तो आप रहीम लिख सकते हैं कि रहीम डिड प्रोग्रेस, बस यही उन्होंने पूछना था और यही आपने बताना था, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज पूरी आपकी इस चीज के अंदर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में अ बस कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 142 किलोमीटर इन 4 आवर्स। फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बस एंड द ट्रेन। ठीक है, अब बस और ट्रेन की जो स्पीड में डिस्टेंस आपने रेशियो पता करना है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड पर आवर। अब किस किस की फाइंड करनी है आपने, रेशो स्पीड पर आवर फाइंड करनी है और किस किस की फाइंड करनी है। रेशो को हम यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। अब ये आपने किसकी फाइंड करनी है, स्पीड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना आपके पास क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है और किस में है, वो इन किलोमीटर्स में है। सही है, किलोमीटर्स में अपॉन में आपके पास टोटल आवर आ जाएगा, टोटल टाइम कितना है और टाइम किस में दिया हुआ है, इन सेकंड्स में। ये सेकंड में आपने फाइंड करना होता है क्योंकि आवर्स में जो दिया हुआ है ना, अभी उसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे अगर करने की जरूरत पड़ी, वरना तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सिंपल आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, आप इसमें चीजें पुट कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। स्पीड ऑफ पर आवर वही चीज हमारी है, स्पीड पर आवर। पहले हम किसकी स्पीड फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास आ रही है पहले जी ट्रेन की स्पीड।
हमारे पास 90 किलोमीटर है, सॉरी बस की स्पीड है हमारी 90 किलोमीटर, सही है। अब बस कवर्ड 90 किलोमीटर है बस की स्पीड, और किलोमीटर आप शॉर्ट में लिख लें, और टोटल टाइम उसका कितना लगा था 3 आवर्स। तो आवर्स में के लिए आप ऐसे लिख लें या पूरा भी आप लिख लें। आप इसको डायरेक्ट ही करें तो बहुत ईजी है। 3 आवर्स, 3 1 3 3 3 90, आपको पता है 3 30 90 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितनी स्पीड आ गई 30 किलोमीटर। किसकी आ गई? आपकी आ गई बस की, ठीक है। ये हमने बस की फाइंड की। अब हम फाइंड करते हैं ट्रेन की। स्पीड ऑफ ट्रेन पर आवर, तो फॉर्मूला आपके पास वही होगा, फॉर्मूला बिल्कुल वही होगा। टोटल डिस्टेंस इसका कितना इसने कवर किया था 124 किलोमीटर, और टोटल आवर्स कितने थे 4 आवर्स थे, सही है। आप इसको काटे यहाँ 4 1 जा 4, और यहाँ पे आ गया 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, तो ये आ गई 31 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर आ गई। अब लास्ट में आपने इसको आप पर आवर भी लिख सकते हैं, यूं भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। अब आपने बताना है लास्ट में आंसर आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है। देयरफॉर रेशो बिटवीन, किस किस की रेशो आपने बतानी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस इज, क्या बनी रेशो हमारी 30, इसकी बनी 30 किलोमीटर पर आवर, और रेशो हमने रेशो का साइन लगाएंगे क्योंकि रेशो बता रहे हैं, और इसकी बनी ट्रेन की बनी 31 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो या आप इसको और लिख सकते हैं 30, और रेशो आपकी आ जाएगी क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें रेशो शो करनी थी। और वैसे भी ये मजीद तो काट नहीं सकता क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये आपको पूरी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इस एक्सरसाइज में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जो है वो ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और बच्चों के सोल्यूशन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है कि मैं बच्चों की जो है जितनी भी जो घर बैठे बच्चे जो ट्यूशन फीसेस नहीं दे सकते, तो वो घर बैठकर जो भी इशू उनके आते हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो आप वीडियो देखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या समझ में आया और क्या आपको इश्यूज़ हैं, मैं वो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखते रहिएगा। अब इसके बाद मैं 5.2 नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड करूंगी, तो देखते रहिएगा और सॉल्व करते रहिएगा मेरे साथ। मैथ, जनरल मैथ, साइंस मैथ, पंजाब बोर्ड का मैथ और ग्रामर की सारी मैं चीज़ें करवा रही हूँ। मैं 5 ईयर के 10 ईयर्स की ग्रामर की जितनी भी आपके पास आई हुई है ना, 10 ईयर्स में जितना भी ग्रामर आया हुआ मैं वो भी साथ साथ सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। तो देखते रहिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।